वेलकम टू ज्योति शर्मा फिजिक्स। यहाँ पर रटोगे नहीं, समझोगे। हियर वी फील फिजिक्स द सिंपलेस्ट वे। बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स के फाइनल एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो हमने सीरीज कंटिन्यू की हुई है फटाफट रिवीजन सीरीज, आज हम उसमें ऑसिलेशन चैप्टर पार्ट 3 कवर करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं चैप्टर वाइज डेरिवेशन। इसी तरीके से चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, इन सभी की पीडीएफ का लिंक आपको मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री अगर आपने चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन की हुई है, जो स्टार्ट होती है जस्ट ₹29 से। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी फॉर अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसके लिए टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। मींस पहले हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और फिर उनको ऐड करके टोटल एनर्जी, और फिर उसके लिए हम ग्राफ भी बना लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर से बच्चों, ये एग्जाम में आने के लिए। तो चलिए देखते हैं, इजी भी है काफी। अगर आपको इससे पहले ये वाला जो डेरिवेशन है जिसमें कि हमने कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनके एक्सप्रेशन, इनके ग्राफ, ये सब समझ लिए थे, तो फिर आज का टॉपिक आपको काफी इजी लगेगा। बच्चों, जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली पोटेंशियल में कन्वर्ट होती रहती है और पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती रहती है, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कोई एक पार्टिकल है, ये उसकी मेन पोजीशन है, तो मेन पोजीशन से जब वो इस साइड जा रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है, सेम टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। जब वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, मींस x इज इक्वल टू a पर पहुंच जाता है, तो उस टाइम पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद जब वो वापस आना शुरू होता है, इस तरीके से जब वो वापस मेन पोजीशन में आ रहा होता है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है और काइनेटिक इंक्रीज हो रही होती है। मेन पोजीशन पे आके उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और उस टाइम पर पोटेंशियल 0 हो जाती है। और सेम यही प्रोसेस चलता रहता है जब वो दूसरी साइड जाता है। तो फिर इस तरीके से ही क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज होने लगती है और काइनेटिक डिक्रीज होने लगती है, और फिर x इज इक्वल टू माइनस ए पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है मैक्सिमम और काइनेटिक हो जाती है 0। तो हम इन्हीं के लिए एक्सप्रेशन देख लेते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, फिर पोटेंशियल, और फिर दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पर v की वैल्यू रख देंगे हम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हमने ऊपर ये सब इक्वेशंस निकाल ली थी ना, ये रही डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये रही वेलोसिटी के लिए और ये एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ हमने ये वाई एक्सिस के लिए निकाली थी, तो यहाँ भी हम उसी से ही टोटल एनर्जी देख लेते हैं। तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी रख दिया हमने, तो k की वैल्यू हाफ एम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों, हमें पता है, हमने इससे इसी चैप्टर की पहली वीडियो में हमने ये पढ़ा था, एम ओमेगा स्क्वायर होता है के कांस्टेंट है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर की जगह रख देंगे के। तो इससे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसको हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है, मतलब मीन पोजीशन के दोनों साइड इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा होता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो स्प्रिंग के केस में हमने पढ़ी थी ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं वो वाई एक्सिस के अलोंग लिया है, तो हम एक्स स्क्वायर की जगह रख देंगे वाई स्क्वायर। और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, a साइन ओमेगा टी, तो वो रख देते हैं। तो u आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हमने y का स्क्वायर कर दिया है। तो अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके निकाल लेंगे टोटल एनर्जी।
टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू के प्लस यू, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो E की वैल्यू, काइनेटिक की वैल्यू क्या है, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और यहाँ U की वैल्यू 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, हाफ के ए स्क्वायर, और अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो इस तरह से ये टोटल एनर्जी आ गई हाफ के ए स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले को अगर हम के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर रखें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या फिर यहां पर ओमेगा की वैल्यू हम 2 पाई न्यू रख देते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी की टर्म में रख दे तो एम 2 पाई न्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और इस 2 से हमने काटा तो 2 ही आ गया, तो 2m पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। ये भी ई के लिए फॉर्मूला आ गया। तो ये सभी फॉर्मूले टोटल एनर्जी के लिए आ गए हमारे पास। तो ये तो टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला आ गया। अब हम ग्राफ और बना लेते हैं इसके लिए, ग्राफ बिटवीन ई एंड एक्स। यहाँ डिस्प्लेसमेंट के साथ हम ग्राफ बना लेते हैं, तो हम उसे एक्स लिखें या फिर वाई। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यहाँ फिलहाल एक्स लिख देते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जस्ट ये सिंबल है। ग्राफ बनाने के लिए हमने यहाँ पर वाई एक्सेस पर ई को ले लिया है, और ये एक्स एक्सेस पर हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया है। तो इस साइड ये प्लस एक्स और इस साइड आ गया ये माइनस एक्स। देखिए, अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट करता है और इधर जाता है, और फिर इधर यहाँ इस साइड जाके और फिर वापस वो अपनी मीन पोजीशन पे आ रहा है, तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू ए, ये हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। हमने यहाँ पे बोला कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, और इस टाइम पर पोटेंशियल हो जाती है 0। तो यहाँ ये है एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो हमने यहाँ पर ये मान लिया कि ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब इस टाइम पर पोटेंशियल कितनी है, 0, तो मींस यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, तो ये है इधर पोटेंशियल एनर्जी। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे देखते हैं, मान लेते हैं कि ये है इधर x इज इक्वल टू ए, सेम ऐसे इधर है ये x इज इक्वल टू माइनस ए। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो हम यहाँ पे पोटेंशियल के लिए मार्क कर लेंगे, ऐसे ही इसके ऊपर इधर ये पोटेंशियल के लिए हमने मार्क कर लिया। यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम है और यहाँ पे काइनेटिक 0 है, ऐसे सेम इधर भी है ये। तो बस अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ गया और फिर ये यहाँ से यहाँ पे मिला, और सेम ऐसे ही इस वाले पॉइंट से ये यहाँ पर, और फिर इस वाले पॉइंट से ये इधर। तो अब हम यहाँ पे एक ये लाइन ऐसे ये देख रहे हैं हम, ये है टोटल एनर्जी E। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है E इज इक्वल टू के प्लस यू को, जो कांस्टेंट वैल्यू है। अब कौन सा ग्राफ काइनेटिक का कौन सा मैक्सिमम का है, जिस टाइम यहाँ पर ये के मैक्सिमम लिखा हुआ है, मतलब ये वाला ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का, और ये वाला ग्राफ हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। तो इस तरह से हम इसको ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और हम यहाँ फॉर्मूले से ये भी देख सकते हैं कि ये किस पे डिपेंड कर रही है एनर्जी। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर, और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो ये जो टोटल एनर्जी है ये पार्टिकल के मास पर डिपेंड करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जब हम एसएचएम का आइडियल केस लेते हैं तो उस टाइम पर हम कोई रेजिस्टेंस नहीं लेते, नो एयर रेजिस्टेंस, नो फ्रिक्शन, हम ये सब कंसीडर नहीं करते हैं, तभी ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट आती है। नेक्स्ट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये भी इस चैप्टर से, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मास ऑन द टाइम पीरियड। किसी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये एक पेंडुलम है,
यहाँ पर ये इसका दूसरा एंड फिक्स्ड है, इसकी लेंथ है L। फ्रीली सस्पेंडेड मतलब अभी ये मीन पोजीशन पर है, तो इसको मीन पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ पर ले आए। ये यहाँ आ गया, सपोज ये थीटा एंगल तक शिफ्ट हो गया, ये थीटा एंगल, इसकी लेंथ तो L ही रही और इसमें एक टेंशन भी है, तो T टेंशन ले लिया। अब इस टाइम पर इस पेंडुलम पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये mg, दूसरा ये टेंशन। तो अब हम इस mg के दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक कंपोनेंट इस टेंशन की डायरेक्शन में, ये आ गया, ये हो गया mg cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो इधर ये एंगल भी थीटा होगा। दूसरा कंपोनेंट मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगा, तो ये हो गया mg sin थीटा। अब ये देख रहे हैं हम कि ये जो mg cos थीटा है ये किसके इक्वल है, टेंशन के इक्वल, और ये mg sin थीटा ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, तो यहाँ इसको रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल रख देंगे। बच्चों जो भी डायग्राम बनाते हुए हमने बोला वो सब यहाँ पर प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। अब हम बस इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में है। बच्चों SHM के लिए क्या है, मीन पोजीशन के दोनों साइड ये लीनियर मोशन होनी चाहिए, और लीनियर मोशन के लिए ऑसिलेशन बहुत छोटे होने चाहिए, मींस थीटा की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। फॉर स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा लिया जा सकता है स्मॉल एंगल के लिए, तो तब हमारे पास क्या आ जाता है, F इज इक्वल टू माइनस mg थीटा आ जाता है ना, साइन थीटा की जगह हमने थीटा रख दिया। नाउ इस थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू x अपॉन एल लिख देते हैं। F क्या आ गया, F इज इक्वल टू माइनस mg x अपॉन एल फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। अब हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से इस F की वैल्यू रख देते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, तो हम F की जगह रख दे रहे हैं एम ए, तो एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल, एम से एम कट गया, तो A आ गया यहाँ पर, A इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल और x। अब देखिए G भी कांस्टेंट है और ये तो लेंथ है इसकी पेंडुलम की स्ट्रिंग की, तो ये भी कांस्टेंट है, तो G अपॉन एल कांस्टेंट है, इसका मतलब A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, G अपॉन एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया विद नेगेटिव साइन, जो ये बता रहा है कि डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। इसका मतलब जो इसकी मोशन है वो SHM में है, मोशन इज SHM, तो यहाँ पर ये जो मोशन है वो कैसी है, SHM है, उसी की तो कंडीशन आ गई, और जब ये मोशन SHM है तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स रख सकते हैं। A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो वो अब हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, A की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल एक्स, ओमेगा स्क्वायर आ गया जी अपॉन एल। अब ओमेगा को हम रख देते हैं 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल, 2 पाई अपॉन टी, ये हमने स्क्वायर हटा दिया तो इस साइड ये रूट आ गया जी अपॉन एल। अब इनको उल्टा कर देते हैं, टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट एल अपॉन जी। अब हमें तो सिर्फ टाइम पीरियड चाहिए, 2 पाई दूसरी साइड चला जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला तो आप बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका डेरिवेशन अब जाके पता चलता है कि ये आता कैसे। तो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो किसी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के फॉर्मूले को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम के मास पर तो डिपेंड ही नहीं करता टाइम पीरियड। इस फॉर्मूले से हमें समझ में आ गया, कोई अगर स्मॉल बॉडी है, कोई हैवी बॉडी है, तो उसके लिए अगर L और G सेम है तो टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, कितनी भी छोटी बॉडी हो, कितनी भी हैवी बॉडी हो। तो ये किस पे डिपेंड करता है, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट जी। अब G तो जनरली कांस्टेंट ही लेते हैं हम, मतलब अर्थ की सरफेस पर G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही लेते हैं। इससे हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लेते हैं कि अगर अर्थ के सेंटर पे चले जाएं, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के सेंटर पे हमें पता है G की वैल्यू 0 ली जाती है, तो अगर G 0 हो गया
तो टाइम पीरियड भी 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब अगर अर्थ के सेंटर पे टाइम पीरियड देखा जाए किसी पार्टिकल का तो वो कभी कंप्लीट ही नहीं करेगा अपना ऑसिलेशन, इसलिए उसको इंफिनिटी बोला जा रहा है। तो बच्चों ये हमने 2 मेन डेरिवेशन इस चैप्टर के कर लिए हैं और इस तरह से अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ऑसिलेशन के हमने सारे डेरिवेशंस कर लिए हैं। अब इस तरह टाइम पीरियड फाइंड करने का डेरिवेशन हमारे पास ये स्प्रिंग के लिए भी होता है, तो सेम ही मेथड है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम स्प्रिंग के लिए लेकर चलते हैं यही फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और फिर वही न्यूटन लॉ से हम के एक्स, ये जो माइनस के एक्स इसको एम ए के इक्वल रख देते हैं, और ए के लिए फिर हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है जिसमें कि फिर से हम ये देख सकते हैं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया, क्योंकि के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम मास वो भी कांस्टेंट है, तो इसलिए के अपॉन एम कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये एसएचएम में है, और जब भी एसएचएम में आ जाता है तो ये जो ए है इसको हम क्या रख देते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे रख देंगे हम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल होके फिर टाइम पीरियड इसी तरीके से 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के आ जाता है। तो इस तरह से हम कोई भी डेरिवेशन कर सकते हैं जिसमें हमें टाइम पीरियड निकालना हो एसएचएम का। तरीका क्या है कि पहले देखेंगे वहां पर फोर्स कौन सी है। जैसे इस वाले में ये F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लगा स्प्रिंग के केस में, पेंडुलम के केस में ये F किसके इक्वल था, mg साइन थीटा के इक्वल था। कोई और डेरिवेशन होगा तो वहां F की क्या वैल्यू है वो लिख लेंगे, और फिर ये जो लेफ्ट साइड वाला F है इसकी जगह हम ma रख देंगे, और फिर हमारे पास रिलेशन इस तरीके का आ जाना चाहिए। जब ऐसा रिलेशन आ जाएगा तो हम a को रख देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और फिर इस तरह से ओमेगा स्क्वायर की हेल्प से हम टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। तो यही मेथड है सभी केस के लिए। तो बच्चों इस चैप्टर के डेरिवेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वेव्स चैप्टर के डेरिवेशंस करेंगे। आई होप कि आपको ये डेरिवेशंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इनसे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।